वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 87 है। यूपीपीएससी पीसीएस 2023 के लिए सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप इस टेस्ट सीरीज की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 87 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहला प्रश्न है, चिमिनी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में, मेघालय में, केरल में, सिक्किम में? ये वन्यजीव अभयारण्य मैच करने के लिए सीधा सीधा पूछ लेते हैं। जैसे ये प्रश्न पूछा था कि कौन कहाँ पर अवस्थित है, तो चिमिनी है केरल में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। चिमिनी वन्यजीव अभयारण्य या फिर चिमनी वन्यजीव अभयारण्य केरल के त्रिशूर जिले के मुकुंदपुरम तालुका में पश्चिमी घाट के साथ स्थित एक अभयारण्य है और 1984 में लगभग 85,067 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित यह अभयारण्य नेल्लियमपति पहाड़ियों के पश्चिमी ढलानों पर स्थित है और 192 दर्ज की गई एवियन प्रजातियों के साथ एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है ये चिमिनी वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा जो ऑप्शन में था त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य है। मेघालय में एक और अभयारण्य है, वो है नोंग खिलेम वन्यजीव अभयारण्य। केरल में चिमिनी वन्यजीव अभयारण्य या फिर चिमनी वन्यजीव अभयारण्य, और सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पिन वैली नेशनल पार्क या पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर, किस प्रदेश में? किस प्रदेश में है ये? यह है हिमाचल प्रदेश में। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान या पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न और कन्फ्यूज़न होता है इसमें सूचना मंत्रालय में, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय में। तो रक्षा मंत्रालय नहीं है, इसका आंसर है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। तो सीमा प्रबंधन विभाग या प्रभाग यानी बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीज़न गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है, तो डी है इसका आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में रचनाएं, सूची 2 में है लेखक। बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। अतीत के चलचित्र, भारत दुर्दशा, साकेत, गोदान और आसान भी काफ़ी। अतीत के चलचित्र रचना है महादेवी वर्मा की, भारत दुर्दशा हो गई भारतेंदु हरिश्चंद्र की, साकेत मैथिली शरण गुप्त, गोदान हो गई मुंशी प्रेमचंद, इसके अलावा गोबन, ठीक है, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1 जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए। ए का 2 बी का 1, सी का 4 डी का 3 यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। तो अतीत के चलचित्र बड़ी प्रसिद्ध रचना महादेवी वर्मा की, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ठीक है। यूपीएससी सिविल सेवा में जो हिंदी साहित्य है उसके सिलेबस में है ये, ऑप्शनल सब्जेक्ट में। साकेत मैथिली शरण गुप्त और गोदान हो गई मुंशी प्रेमचंद की। 5वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित देव निमोरा स्तूप किस प्रदेश में स्थित है? बौद्ध धर्म से संबंधित देव निमोरा जो स्तूप है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो देव निमोरा गुजरात में स्थित एक बौद्ध स्तूप है, याद रखिएगा। दरभंगा महल किस प्रदेश में स्थित है? दरभंगा महल है उत्तर प्रदेश में। बिहार लगाकर इसको गलत मत कर देना। तो दरभंगा महल जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट यानी इलाहाबाद जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत दिया? श्री नारायण गुरु, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या ज्योतिबा फूले? इसका आंसर ना तो ज्योतिबा फूले है ना महात्मा गांधी है। एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत किसने दिया है? स्वामी विवेकानंद या श्री नारायण गुरु? ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, श्री नारायण गुरु। तो श्री नारायण गुरु ने मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? सारे इंपॉर्टेंट डे हैं इस विकल्प में,
जैसे कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे। तो प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य है गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और घरेलू गौरैया का संरक्षण सुनिश्चित करना। विश्व गौरैया दिवस 2022 की अगर थीम पूछ ले तो है आई लव स्पैरो, गौरैया से मुझे प्यार है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत और पाक को अलग करती है? कौन सी है वो जल संधि यहाँ है भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो इसका आंसर 1 से अधिक होगा यहाँ पर। पाक जलडमरू तो है ही, पाक जल संधि है यहाँ, ठीक है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी भी हो जाएगा, तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पाक खाड़ी जो है वो नहीं होगा। तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मानस सभी को पता होगा असम में, मध्य प्रदेश में तो है नहीं, बाकी ऊपर के तीनों एमपी में। तो मानस नेशनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में ना होकर कहाँ पर है वो? असम में। कांजीरंगा कहाँ पर है इसके अलावा? असम में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में स्थित है और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 और 27 के बीच में पड़ता है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 और 27 इसके बीच से गुजरते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के देवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान से या पार्क से प्रिस्टीन नदी गुजरती है। ऑप्शन में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी था, वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, बहुत पूछते हैं प्रश्न इससे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला प्लांट फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है क्योंकि नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं वो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरा बनने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? यानी स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग कौन सा कारक है? सर्दियों की लंबी रातें, अनेक वायु प्रदूषक संसाधनों की उपस्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ते जाने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट या प्रतिलोम प्रच्छद का बनना यानी इन्वर्जन लिड। स्मॉग धूम कोहरा बनता है अनेक वायु प्रदूषक संसाधनों की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी। तो धूम कोहरा यानी स्मॉग जो है धुएं, धुंध और कोहरे का मिश्रण है जो बड़ी मात्रा में कोयले, वाहनों के उत्सर्जन और औद्योगिक धुएं के जलने के कारण उत्पन्न होता है। देखिए धुएं में काले कण जैसे कि धुआं, धुंध में काले कण जैसे कि धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अन्य घटक होते हैं इसमें। और सर्दियों में घने धूम होने का मुख्य कारण क्या है? सभी निलंबित कणों के उच्च स्तर की उपस्थिति। CO2 के बढ़ते हुए स्तर से पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण बन सकता है, ठीक है, और इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है? इनमें से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में कौन सा प्रभावी है? डीजल वाहन चलाकर, ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करके या उद्योगों को मानव आवास से बहुत दूर रख के। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग ज़्यादा करना सही है या पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना ज़्यादा सही है? देखिए पारंपरिक स्रोत की तुलना में वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करके, यहाँ उत्तर सी ही सही है, सी है इसका आंसर। तो देखिए जीवाश्म ईंधन जो है पौधों और जानवरों के अपघटन से बनते हैं। ये ईंधन मुख्य रूप से पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, इसलिए जीवाश्म ईंधन को जलाने के दौरान यह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर को बाहर निकालकर वायु प्रदूषण का कारण बनता है।
डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। तेल और प्राकृतिक तेल जीवाश्म ईंधन के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, वायु प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई के लिए सबसे अच्छा अभ्यास या विलयन ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर भरोसा करना है। ठीक है, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा और जैव द्रव्यमान इत्यादि, क्योंकि इन ऊर्जा स्रोतों में वास्तव में शून्य कार्बन पदचिह्न है। पर्यावरण और वास्तव में ये ऊर्जा मुक्त पुनर्चक्रण योग्य है, इसलिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बदलने के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, पारंपरिक की जगह वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग, इसलिए वाला ऑप्शन सही है अपना। देखिए, बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, पीडीएफ से आप इनको पढ़िएगा जरूर, पीडीएफ पे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटनीय प्रदूषक यानी डिग्रेडेबल पोलूटेंट है? कौन सा होता है डिग्रेडेबल पोलूटेंट जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है? तो पारा तो है नहीं, लैस धातु नहीं है, स्टील नहीं है, बाहित मल हो जाएगा, घरेलू बाहित मल। देखिए, प्रदूषण पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक पहलुओं में अवांछित परिवर्तन है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवित जंतुओं के लिए हानिकारक है। हानिकारक पदार्थ जो प्रदूषण का कारण बनते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। और प्रदूषकों को व्यापक रूप से दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, एक तो डिग्रेडेबल, एक हो गए नॉन डिग्रेडेबल, यानी अवक्रमणीय और गैर अवक्रमणीय। कई बार बताया है मैंने। वे प्रदूषक जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा साधारण हानि रहित पदार्थों में विघटित कर दिया जाता है, आमतौर पर कौन करेगा इनको विघटित? बैक्टीरिया करेंगे, सूक्ष्मजीव करेंगे, वो कहलाएंगे डिग्रेडेबल। जैसे कि बाहित मल, घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, कागज हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है, कपड़ा हो गया। और नॉन डिग्रेडेबल कौन से हो गए? जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता और ये जमा होने पर विषाक्त या हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, कीटनाशक, पारा, स्टील। ठीक है, पारा अलग है, स्टील अलग है। भारी धातुएं, ठीक है, भारी धातुएं कुछ भी हो सकती हैं, कैडमियम हो गई, लेड हो गई, आर्सेनिक हो गई, क्रोमियम, संश्लिष्ट फाइबर इत्यादि, ये सारे हैं नॉन डिग्रेडेबल, ये हैं डिग्रेडेबल। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? इसमें ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? सबसे अच्छा उत्तर दीजिए। इसको तो एलिमिनेट कर ही दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। बताइए, ओजोन या SO2? यहाँ उत्तर है सी, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, एक नोट है यहाँ पर, आप ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड के बीच भ्रमित हो सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एक वायुमंडलीय प्रदूषक है, जबकि ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, लेकिन यह रासायनिक अंतःक्रियाओं से बनती है। ठीक है, अतः ओजोन यहाँ उत्तर नहीं हो सकता। वायु प्रदूषण हवा में किसी भी भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन को संदर्भित करते हैं। यह हानिकारक गैसों, धूल और धुएं से हवा का दूषित होना है, जो पौधों, पशुओं और मनुष्य को काफ़ी प्रभावित करता है। उत्सर्जन के स्रोत के अनुसार प्रदूषकों को दो मुख्य वर्गों में या समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। एक हो गए प्राथमिक प्रदूषक, एक हो गए द्वितीयक प्रदूषक। यूपीएससी तक में प्रश्न पूछता है, लिख देगा स्टेटमेंट बनाकर, इनमें से प्राथमिक प्रदूषक को छांटिए, एक आधा उसमें द्वितीयक प्रदूषक होगा, वही एलिमिनेट होकर उत्तर होगा। देखिए, प्राथमिक प्रदूषक वे वायु प्रदूषक जो एक स्रोत से सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। इनका स्रोत या तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है, जैसे कि रेतीला तूफान हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गए, या मानव जनित हो सकते हैं, जैसे औद्योगिक और वाहन उत्सर्जन इत्यादि। प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये तो एसिड रेन वाले हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन के ऑक्साइड, कणिका पदार्थ, ठीक है, मीथेन CH4, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। द्वितीयक प्रदूषक की बात करें तो द्वितीयक प्रदूषक वायु प्रदूषक है जो प्राथमिक प्रदूषकों के बीच या प्राथमिक प्रदूषकों और अन्य वायुमंडलीय घटकों के बीच
रासायनिक या भौतिक अंतक्रियाओं के परिणाम स्वरूप वातावरण में बनता है। सबसे महत्वपूर्ण द्वितीयक स्तर के वायु प्रदूषक कौन कौन से? भूमि स्तरीय ओजोन, प्रकाश रासायनिक स्मोग, ठीक है, जो धूम कोहरा था, फोटोकेमिकल स्मोग, और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, ऊपर वाले रखेगा 2-3 और एक आध इसमें से डाल देगा और पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। तो प्रकाश रासायनिक स्मोक तो रासायनिक प्राथमिक प्रदूषक है नहीं, ये तो द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आ जाए तो ये भी द्वितीयक प्रदूषक है, और भूमि स्तरीय ओजोन भी द्वितीयक प्रदूषक है। ये तो प्रश्न आंसर के साथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र, या क्षयकारी वनस्पति और पशु पदार्थ? क्षयकारी वनस्पति और पशु पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए। क्षयकारी वनस्पति और पशु पदार्थ। देखिए, अंतरिक्ष में हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन गैस है जो वनस्पति के विघटन होने पर उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ज्वलनशील हाइड्रोजन सल्फाइड और जहरीली गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ज्वलनशील, क्या क्या लिख दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एक ज्वलनशील और जहरीली गैस है। यह कुछ भूमि में प्राकृतिक रूप से होती है। ठीक है, कुछ भूजल में प्राकृतिक रूप से होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, और यह क्षयकारी पौधों की सामग्री जैसे कि जैविक पदार्थों के भूमिगत निक्षेप को विघटित करने से बनती है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड उत्सर्जन के सबसे आम स्रोत हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निष्कर्षण और प्रसंस्करण, और भूतापीय क्षेत्रों से प्राकृतिक उत्सर्जन। तो ए वाला स्टेटमेंट जो हो गया वो सही हो गया। यह मानव और पशु अपशिष्टों के जीवाणु अपघटन के दौरान भी बनती है। यह सीवेज और उपचार सुविधाओं और लैंडफिल से उत्सर्जन में मौजूद होती है। ये PDF से पढ़ लीजिएगा इनको अच्छे से। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध जो है बहुत तीक्ष्ण होती है, दुर्गंध युक्त होती है। यह आँखों में जलन और गंध की भावना के अति उत्तेजना से संबंधित लक्षणों को प्रेरित कर सकती है, जिसमें सिर दर्द, ठीक है, उल्टी आना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व का मापन में होता है? किसके घनत्व के मापन में होता है रिंगलमैन स्केल का उपयोग? धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा, ध्वनि? यह प्रश्न UPPCS में पहले पूछा जा चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धुआं। ठीक है, रिंगलमैन स्केल। तो रिंगलमैन स्केल का प्रयोग होता है धुएं के घनत्व को मापने के लिए। इतना काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए, बाकी थोड़ा और डीप पढ़ना हो तो आप इसको PDF से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय इंपॉर्टेंट है, फ्लाई ऐश UPSC की भी और स्टेट PCS की भी। फ्लाई ऐश प्रदूषण कैसे होता है? तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, या खनन से? ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप UPPCS और RO की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र के कारण होता है। फ्लाई ऐश एक उप उत्पाद है जो ताप विद्युत संयंत्र में कोयले को जलाने से उत्पन्न होता है। ताप विद्युत उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले निम्न श्रेणी के कोयले की जो राख होती है, उसमें उसकी मात्रा, राख की मात्रा कितनी होती है? 30 से 45%। फ्लाई ऐश जल में कुछ तत्वों के निलक्षण का कारण बन सकता है, जिससे द्वितीयक पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। और इसकी राख में जो है सीसा, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, यूरेनियम हो सकता है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स पर्यावरण संस्था सुरक्षा संस्था का कहना है कि फ्लाई ऐश और कोयले की राख के अन्य घटकों के महत्वपूर्ण संपर्क से व्यक्ति को कैंसर और अन्य श्वसन रोगों के विकास का खतरा बढ़ जाता है। और कोयले के जलने पर राख को पूरी तरह से निकलने से रोकने के लिए फ्लाई ऐश को इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग जो है किया जाता है। इस लाइन से अलग से प्रश्न बना सकता है, ठीक है, कि कोयले के जलने पर राख को पूरी तरह से निकलने से रोकने के लिए और फ्लाई ऐश को इकट्ठा करने के लिए किस का उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन में 4 दे देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सही हो जाएगा।
इसके अतिरिक्त अन्य ढेर निस्पंदन उपकरण जैसे कि बैग हाउस हो गए और स्क्रबर का उपयोग फ्लाई ऐश के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। इन दोनों का भी नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। ताजमहल का जो पत्थर कैंसर है मुख्यतः किस प्रदूषण के कारण होता है? आगरा की बढ़ती आबादी, जलवायु में परिवर्तन, चर्म शोधनालय में से प्रदूषण, मथुरा शोधशाला से उत्सर्जन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मथुरा शोधशाला से उत्सर्जन। यह प्रश्न यूके पीएससी 2013 में पूछा गया था, उत्तराखंड पीसीएस में। देखिए, जब स्मारक पर अम्लीय वर्षा होती है तो वे संगमरमर से प्रतिक्रिया करके पाउडर जैसा पदार्थ बनाते हैं और बाद में वर्षा से वो बह जाता है और इस घटना को मार्बल कैंसर के नाम से जाना जाता है। आगरा के पास स्थित मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले कालिख के कण संगमरमर को पीलेपन की ओर ले जा रहे हैं। विगत 4 शताब्दियों में संगमरमर जंग के बराबर प्राकृतिक ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ताज वृद्ध और काला हो गया है, लेकिन इसके शत्रुतापूर्ण परिवेश से इसे कोई मदद जो है नहीं मिली है। ताजमहल अम्लीय वर्षा में भीग गया है, औद्योगिक और घरेलू चिमनियों से कालिख में लेपित है और वायुमंडलीय प्रदूषकों द्वारा नष्ट हो गया है या होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, यानी एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है? इनमें से कौन सा? इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड भी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा, मैंने टेस्ट सीरीज में 20 बार कराया है। इसका उत्तर है लाइकेन के प्लांट। ठीक है, या तो इनको एयर पोल्यूशन इंडिकेटर कह लो या एसिड रेन इंडिकेटर कह लो। तो लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जो 2 अलग अलग जीवों, एक हो गया कवक और एक हो गया शैवाल की सहजीवी साझेदारी है। ये एग्जाम में भी पूछ लेते हैं सवाल। इसका प्रमुख भागीदार है कवक, जो लाइकेन को उसके थैलस आकार से लेकर उसके बढ़ने तक की अधिकांश विशेषताएं प्रदान करता है। शैवाल या तो हरा शैवाल या नीला हरा शैवाल हो सकता है, अन्यथा इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। कई लाइकेन दोनों प्रकार के शैवाल होते हैं। कई लाइकेन में दोनों प्रकार के शैवाल होते हैं। ठीक है, लाइकेन का उपयोग व्यापक रूप से पर्यावरण संकेतक या जैव संकेतक के रूप में किया जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में काम करते हैं, यानी एसिड रेनी हो गया है। ठीक है, अम्ल वर्षा में क्या होता है? सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। लाइकेन जो है प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों को उनके वातावरण में सब कुछ विशेष रूप से प्रदूषकों को अवशोषित करने की क्षमता के माध्यम से लाभान्वित करते हैं। लाइकेन हमें आसपास के वातावरण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। देखिए, वातावरण में कोई भी भारी धातु या कार्बन या सल्फर या अन्य प्रदूषक लाइकेन थैलस में अवशोषित हो जाते हैं और वैज्ञानिक जो है इन विषाक्त पदार्थों को निकाल सकते हैं और हमारे वातावरण में मौजूद स्तरों को निर्धारित कर सकते हैं। यदि हवा सल्फर डाइऑक्साइड से बहुत बुरी तरह प्रदूषित है तो वहाँ कोई लाइकेन मौजूद नहीं हो सकता, केवल हरा शैवाल पाया जाता है। यानी उस क्षेत्र विशेष से हम पता लगा सकते हैं कि कितना ये प्रदूषित है एरिया, क्योंकि लाइकेन के प्लांट यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, वृद्धि नहीं कर सकते, पनप नहीं सकते। तो एग्ज़ाम में अगर आए एसिड रेन इंडिकेटर तो लाइकेन के प्लांट है। ठीक है, और एयर पोल्यूशन इंडिकेटर तो लाइकेन के प्लांट आंसर है। तो 20 क्वेश्चन थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। PDF पाने के लिए, टेस्ट सीरीज पेड सीरीज़ पाने के लिए ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। धन्यवाद।